जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद नूर हुसैन है और मैंने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है एंड आई बीन वर्किंग एज एन आर्किटेक्ट इन द मिलिट्री लैंड्स एंड कैंटोनमेंट्स डिपार्टमेंट। और मैंने 2 साल पहले सीएसएस की तैयारी स्टार्ट की थी और 2020 में मैंने इम्तिहान दिया और मेरी पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में अभी एलोकेशन हुई है। मेरी 20th पोजीशन थी। मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि सीएसएस इज़ अ यूनिक एग्जाम। यू नीड टू अंडरस्टैंड इट्स नेचर। ये एक बहुत ही मुश्किल भी है, लेकिन अगर इसको आप समझ के करें तो आप इसको डेफिनेटली जो है वो पास कर सकते हैं। जो इस एग्जाम में सबसे मुश्किल बात ये है कि आपने 12 सब्जेक्ट्स का पेपर देने हैं और हर सब्जेक्ट के अंदर 4 सवाल आते हैं और हर सवाल के लिए आपके पास तकरीबन 35 मिनट होते हैं। और अगर वो 35 मिनट में आप सही तरह उसका जवाब नहीं दे पाते तो आप स्कोर नहीं कर सकते। और वो टाइम इतना ज्यादा नहीं होता कि आप उसके बारे में सोच सकें और उसको सही तरह कह सकते, और यही सारा इम्तिहान है। कई लोग इस पे बहुत फोकस करते हैं कि हमने ये भी नॉलेज हासिल कर लिया है, हमने ये भी किताबें पढ़ ली हैं, लेकिन उस नॉलेज को पेपर में प्रेजेंट करना, सही तरीके से उन 35 मिनट में एक्सप्रेस करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज मोर देन हाफ ऑफ द जॉब। तो इस पे भी फोकस करें। आप सिर्फ नॉलेज लेने पे फोकस ना करें, आप उस नॉलेज को एक्सप्रेस करने पे भी फोकस करें। वो इक्वली इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हजारों पेपर एग्जामिनर के सामने आएंगे एंड यू नीड टू स्टैंड आउट। योर आइडियाज नीड टू बी वेरी इंप्रेसिव, योर प्रेजेंटेशन नीड्स टू बी वेरी इंप्रेसिव, और आपके जहन में जो भी आइडियाज उनको एग्जामिनर जाना भी एक बहुत बड़ा काम है। तो ये भी मैं कहूंगा कि आपने जैसे ही तैयारी स्टार्ट की है, आप आखिरी पेपर का पहले दिन से सोचें कि आप जो नॉलेज ले रहे हैं उसको आपने जवाब में कैसे देना है। अगर आप एक सवाल कर सकते हैं 20 नंबर का, तो आप 4 सवाल कर सकते हैं और फिर आप 12 के 12 पेपर के 4 सवाल कर सकते हैं। ऐसा सवाल है कि सीएसएस क्या है? सीएसएस की जो है वो करने के बाद क्या कहाँ पोस्टिंग होती है? कौन से ग्रुप्स हैं? और सीएसएस के लिए जो एग्जाम है उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? देखिए, सीएसएस से बनता है सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज, और ये हमारी गवर्नमेंट के 12 जो डिफरेंट शोबे हैं, महकमे हैं, उनके लिए डिफरेंट ऑफिसर्स इंडक्ट होते हैं। हर साल ये इम्तिहान होता है और इसमें हजारों लोग जो हैं पूरे पाकिस्तान से पार्टिसिपेट करते हैं। मोर देन 15,000 इसमें रिटन पेपर देते हैं। अराउंड 300-350 जो है रिटन जो है वो क्लियर कर पाते हैं, और उसके बाद जो फाइनल एलोकेशन अराउंड 250 की होती है। ये जो 250 ऑफिसर्स होते हैं, ये पाकिस्तान के इदारों के जो मुख्तलिफ इदारे हैं, जिस तरह फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, या जो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, या और भी बहुत तरह के इदारे हैं, रेलवे है, पोस्टल है, उनको लीड करते हैं, उनकी पॉलिसी मेकिंग करते हैं। और ये वो करते हैं कि जो मुल्क पूरे चलान निज़ाम है उसके अंदर जो ऑफिसर्स ये रोल प्ले करते हैं, वो ये सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज के इम्तिहान के थ्रू ही इंडक्ट होते हैं। तो इसलिए ये इम्तिहान जो है, इट इज़ द मोस्ट सॉट आफ्टर जो है इम्तिहान है ये पाकिस्तान का, और इसके लिए बहुत ही सख्त कंपटीशन होता है। अच्छा, सर टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं? कंपलसरी के कितने हैं, ऑप्शनल के कितने हैं, और टोटल मार्क्स कितने हैं रिटर्न पार्ट के? इसमें टोटल 12 पेपर्स होते हैं, 1200 मार्क्स होते हैं रिटन के। 6 जो है वो कंपलसरी सब्जेक्ट्स हैं। वो तमाम जो इसमें एस्पिरेंट्स हैं जो पेपर देते हैं उनको वो देने पड़ते हैं। और 6 ऑप्शनल्स हैं। उन 6 ऑप्शनल्स को आप खुद चूज करते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे, जो जिनमें आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं या जिनको आप बेहतर समझ के कर सकते हैं, वो आप अपनी मर्जी से चुनते हैं। और आपने जो कंपल्सरीज हैं उनमें भी पास होना है, आपने ऑप्शंस में भी पास होना है। दोनों का थोड़े से जो क्राइटेरिया वो फर्क होता है। जो कंपल्सरी उसमें आपने मिनिमम 40 लेने होते हैं इन ईच पेपर, और जो ऑप्शंस हैं उनमें आपने मिनिमम 33 लेने होते हैं। लेकिन सारे पेपर्स में आपने इंडिविजुअली भी पास होना है, और सारे पेपर्स में पास होने के साथ साथ आपने एग्रीगेट 600 भी मार्क्स लेने हैं, वरना यू विल बी कंसिडर्ड फेल। तो दैट बिकम्स 50% ऑफ 1200। तो आपका एग्रीगेट 50% भी होना चाहिए। ये उसके पासिंग मार्क्स हैं। जी। अच्छा, इसके बाद जो है ना, मुश्किल सवाल की तरफ आऊंगा। स्टूडेंट्स जो है ना वो बार बार ये पूछते हैं कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स को किस तरह चूज करें।
इसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट्स चूज करने का कोई एक तरीका नहीं है। मैं बहुत से एस्पिरेंट से मिला हूँ, मेरे साथ जो कोलीग्स हैं उनसे मिला हूँ, और हर किसी की जो लॉजिक है ऑप्शन सेलेक्ट करने की वो बहुत डिफरेंट होती है। मेरी बहुत डिफरेंट थी, कई लोग होते हैं उनकी बहुत डिफरेंट होती है। ऐसे भी बहुत से लोग होते हैं जिन्होंने अपनी जो बैचलर्स हैं उसके अंदर ये कई सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, और मे बी देयर लॉयर्स, तो वो लॉज के सब्जेक्ट रख लेते हैं। कुछ होते हैं जो कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बैकग्राउंड से होते हैं, दे हैव डन बीबीए और मे बी एमबीए, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स उठा लेते हैं। कुछ होते हैं जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड होता है, वो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट भी उठा लेते हैं। अच्छा, फॉर मी इट वाज वेरी डिफरेंट बिकॉज आई कम फ्रॉम आर्ट्स और आई एम एन आर्किटेक्ट, तो मेरा कोई भी सब्जेक्ट वो किसी के साथ ओवरलैप नहीं हो रहा था। एक टाउन प्लानिंग था, और वो भी इट्स नॉट रियली रेलिवेंट, वो अर्बन प्लानिंग के उसमें आ जाता है। आई स्टिल डिडंट ऑप्ट इट। तो मेरे लिए जो सारे सब्जेक्ट्स थे वो मेरे डिग्री से रिलेटेड नहीं थे, तो मेरे पे वो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं हो रहा था। तो देन आई हैड टू चूज वेरी जनरल सब्जेक्ट्स, और जो कि जनरली सारे करते हैं। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस लिया, इंटरनेशनल लॉ लिया, जेंडर स्टडीज लिया, सोशियोलॉजी लिया, और यूएस हिस्ट्री लिया। आप लोगों को ये चाहिए कि या अगर तो आपकी किसी में प्रोफेशनल डिग्री है तो डू चूज दैट सब्जेक्ट, बिकॉज आप ऑलरेडी एक बैकग्राउंड बना रहे हैं, आपका टाइम भी बचेगा तैयारी में, और आपकी एक सर्टेन एक्सपर्टीज भी होगी उस सब्जेक्ट में। तो प्लीज वो चूज करें। मैंने वो लोग देखे हैं जिन जो वो चूज करते हैं अपने प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स एंड दे स्कोर रियली वेल। और जैसे फिजिक्स, मैथ्स, दे आर वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स, और उसमें बहुत नंबर आते हैं। इकोनॉमिक्स को ले लें, इकोनॉमिक्स में भी बहुत नंबर आते हैं। तो प्लीज एक दो सब्जेक्ट्स अगर आप अपनी डिग्री से रिलेटेड चूज कर सकते हैं तो डेफिनेटली चूज करें, दैट विल हेल्प यू अ लॉट। और अगर आपका कोई भी मैच नहीं करता तो फिर आप इस तरह देखें कि कौन सा सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट को हेल्प करेगा, और ये करता है। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल लॉ इसलिए रखा बिकॉज इट हैज द सेम बॉडी ऑफ नॉलेज, इट हैज द सेम कंसेप्चुअल फाउंडेशन, एंड उनका आपस में लिंक है, एंड दे बोथ हेल्प ईच अदर। और मुझे फाइनल पेपर्स में भी उसका हेल्प हुआ, क्योंकि हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर में हमारे फाइनल जो पेपर हुआ था उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था विच वाज वेरी रेलिवेंट टू इंटरनेशनल लॉ, एंड आई वाज एबल टू कोट सर्टेन आर्टिकल्स फ्रॉम इंटरनेशनल लॉ इन दैट पेपर। तो इस तरह से उनका आपस में लिंक होता है। आप क्रॉस थोड़ा बहुत ज्यादा ओवरलैप नहीं होता, ये इस भूल में भी नहीं रहिएगा कि एक कर दिया तो दूसरा हो जाएगा, पर स्टिल कुछ ना कुछ होता है। जैसे many people opt political science and constitutional law, that is a very good combination। उससे होता ये है कि आपका एक certain आप बैगेज लेके जा रहे होते हैं नॉलेज का, और वो अगर आप उससे अलाइंड दूसरे सब्जेक्ट्स लें तो दैट रियली हेल्प्स, क्योंकि वरना आपको पूरा फ्रेम ऑफ माइंड अपना चेंज करना पड़ता है। इस वजह से मैं चाहूंगा कि आप इस तरह के सब्जेक्ट्स लें। जैसे मैंने जेंडर और सोशियोलॉजी लिया, उनका आपस में बहुत गहरा ताल्लुक था। जेंडर का जो सादा नॉलेज है दैट कम्स आउट ऑफ सोशियोलॉजी, टर्मिनोलॉजीज वही हैं, कंसेप्चुअल फाउंडेशन वही है। सो डू टू सब्जेक्ट्स जिनका आपस में कंसेप्चुअल लिंक हो। अच्छा सर, मैं एक दफा फिर जी रिपीट कर रहा हूँ कि आपने जो है वो सब्जेक्ट्स चूज किए हैं, ये इंटरनेशनल रिलेशंस 200 मार्क्स, जेंडर 100 मार्क्स, यूएस हिस्ट्री 100 मार्क्स, इंटरनेशनल लॉ 100 मार्क्स और सोशियोलॉजी 100 मार्क्स। आप एक जी 200 वाले लिए और जो है बाकी चार 100 वाले लिए हैं। इस तरह आपके 600 मार्क्स पूरे हो गए। ऐसे ही है? बिल्कुल। अच्छा, जी बिल्कुल। अगला मेरा सवाल यही था कि आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स क्यों थे और क्या थे, वो आपने इसी में जवाब दे दिए। कुछ जो है ना वो आपकी थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैं पूछूंगा कि आपने आर्किटेक्ट जो किया है एनसीए से। एक तो इसका मतलब तो ये है जी कि आप लाहौर के हो गए। दूसरा जो है वो जी बिल्कुल। आपने जो है वो इससे पहले क्या किया? आपने ओ लेवल किया, एफएससी किया, मैट्रिक किया, या आपकी जो है वो बेसिक लर्निंग कहाँ से स्टार्ट हुई है आप? क्योंकि ये जो है ना वो एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं वो ये भी जानना चाहेंगे कि आपने एनसीए में किस तरह एडमिशन लिया। जीशान, जी जी। जीशान, मैं जो हूँ बेसिकली आई कम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड। माय फादर वाज इन द आर्मी, ही इज अ डॉक्टर। तो हम किसी एक जगह पे तो नहीं रहे, वी मूव्ड ऑल ओवर पाकिस्तान इन डिफरेंट कंटोनमेंट्स। तो मैंने मोस्टली अपनी जो पढ़ाई की है इनिशियल ईयर्स में वो एपीएस में की है। हम्म, देन आई वेंट टू अ कैडेट कॉलेज विच इज पी पब्लिक स्कूल सरगोदा। मैंने 8 से एफएससी तक वहां पे पढ़ा है। उसके बाद आई वेंट टू नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। आई वाज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन द आर्ट्स।
आई लव टू फोटोग्राफ, आई लव टू पेंट एज वेल। मुझे आर्ट्स में बहुत इंटरेस्ट था, सो आई वेंट टू परस्यू अ डिग्री इन आर्किटेक्चर इन एनसीए। और उसके बाद जो है मेरा जो रुझान है वो इट टर्न टुवर्ड्स सिविल सर्विसेज, और फिर मैं सीएसएस की तरफ आया हूँ। आपने आर्किटेक्ट में कोई प्रैक्टिस वगैरह भी की है, काम किया है किसी के साथ? I worked for 2-3 years privately in a architecture firm. हम्म। After that, जो मेरी अभी current job है वो military lands and cantonments में as an architect है। I've been working there for the last 3 years. So yes, I've been working as an architect for the last 6-7 years. I've been practicing that. सही है। अच्छा सर, जो है ना दोबारा सवालों की तरफ आऊंगा। पहला जो है ना सवाल बच्चों का बड़ा मुश्किल किस्म का होता है, तो ये होता है कि कंपलसरी सब्जेक्ट्स में बच्चे ज्यादा फेल कर रहे होते हैं, और जो हो रहे होते हैं बच्चे कंपलसरी सब्जेक्ट्स में, उसमें सबसे बड़ी रीजन इंग्लिश की ही होती है, इंग्लिश ग्रामर कॉम्पोजिशन और इंग्लिश एसे की। तो उनका पहले यही सवाल होता है कि आइडियल लेंथ क्या है एक एसे की, और एसे जो है ना वो किस तरह लिखना चाहिए। 5 या 4 टॉपिक्स आपके सामने हैं, तो कौन सा चूज करना चाहिए, किस तरह जो है ना बच्चा जज करे मुझे ये करना चाहिए। जिशान, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। और इवेंचुअली आई वुड से कि जो पूरा सीएसएस है वो आके एक एसए के पेपर पे खड़ा हो जाता है, और मोर देन 90% पीपल फेल इन द एसे। और सबसे ज्यादा जो टेंशन किसी भी एस्पिरेंट को होती है वो एसे की ही होती है। और मैं तो इस हद तक जाके कहूंगा कि आपका पूरा सीएसएस जो है वो आके आपके एसे के पहले पेपर के पहले आधे घंटे पे ही आके बेसिकली रेस्ट कर रहा होता है कि आपने टॉपिक कौन सा चूज किया और आपने उसकी कैसे आउटलाइन बनाई। अगर आप उस पहले पेपर के पहले आधे पौने घंटे में फोकस नहीं कर सकते, इफ यू डोंट चूज द राइट टॉपिक, इफ यू डोंट मेक द राइट चॉइस ऑफ द टॉपिक, तो आपका पूरा सीएसएस फेल है। और ये हमने होते देखा है, पीपल हु स्कोर्ड मोर देन 700 मार्क्स, अराउंड 730 40 50 मार्क्स एज वेल, दे फेल्ड ऐसे, और वो बेचारे रिटर्न में पास नहीं कर सके। तो ऐसे पे आपने खास फोकस करना है, वो एक बहुत, दैट इज द वीकेस्ट लिंक इन द चेन, और उस पर आपने खास फोकस करना है। जहां तक बात है लेंथ की, तो लेंथ पे ऑब्सेस ना करें आप। इफ यू राइट मोर देन 1900 वर्ड्स, इवन 1800 वर्ड्स भी, लेकिन उससे मिनिमम नहीं, मिनिमम 1800 वर्ड्स लिखें, उससे ऊपर जाएं। और क्वालिटी पे फोकस करें, बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन लेंथ पे ना फोकस करें। वो लेंथ गिन के आपको पास नहीं करेंगे, वो क्वालिटी पे ही पास करेंगे। आई हैव सीन पीपल जिन्होंने 1800 वर्ड्स लिखे हैं पास हो गए हैं, जिन्होंने 25 भी पेज भरे हैं और वो नहीं पास हो सके। तो आप उसके मेन कंटेंट पे फोकस करें, डोंट ऑब्सेस ओवर द नंबर ऑफ पेजेस। और ऐसे की बहुत अच्छी तैयारी करें। ऐसे जो है वो सबको पता है कि उसमें सबसे ज्यादा लोग फेल होते हैं, और उसकी टेक्निक समझें, उसका स्ट्रक्चर समझें, उसकी जो एग्जामिनर उसके अंदर वो जो टेक्निकलिटीज देख रहा है वो समझें, अपनी ग्रामर को फ्लॉलेस बनाएं, कहीं से भी आपको एग्जामिनर ना पकड़ सके। पूरी लिस्ट बनाएं अपने पास कि ऐसे में चाहिए उसको क्या क्या। उसने स्ट्रक्चर देखना है, उसने आपकी आउटलाइन देखनी है, उसमें आपने फैक्ट्स उसने देखने हैं, इंफॉर्मेशन है, आर्ग्यूमेंट्स है, इसका राइटिंग स्टाइल क्या है, हर चीज को टिक करना है आपने कि हाँ मेरे ऐसे में ये सारा कुछ आया। लेंथ भी है, क्वालिटी भी है, किसी चीज पे आपने उसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। ऐसे को खास तवज्जो दें, क्योंकि आप ऐसे पास किए बगैर आगे नहीं जा सकते, और उसको पास करना बहुत ही अहम है। जी। अच्छा, इसमें जो है वो आपको महसूस होता है कि स्टूडेंट्स किस चीज के ऊपर लैग कर रहे हैं, और उनका ये सवाल होता है कि हम जो है ना वो इफेक्टिव ऐसे लिखेंगे इस तरह। देखें, ऐसे अपने आप में पूरा सीएसएस है। वो एक इतना एक सिंपल सा पेपर है 100 मार्क्स का, और उसमें एक टॉपिक है, लेकिन वो अपने आप में उसकी एक पूरी मेहनत है। ऐसे को लोग बहुत कंफ्यूज करते हैं, आपको बड़ी बहुत सी थीरीज भी मिलेंगी कि इसका ये मतलब है, वो ये देख रहा होता है, एग्जामिनर वो देखना होता है। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ व्हाट इज एन ऐसे। ऐसे इज अ प्रूफ, जस्ट लाइक अ मैथमेटिकल प्रूफ। और आप प्रूफ क्या कर रहे हैं, यू प्रूविंग अ सर्टेन स्टांस। बस कोई भी बात हो सकती है, वो लिटरल भी हो सकती है, वो एक स्टेटमेंट हो सकती है, बट ऑल यू डूइंग इज प्रूविंग अ सिंगल स्टेटमेंट। और वो सिंगल स्टेटमेंट इज व्हाट इज कॉल्ड अ थीसिस स्टेटमेंट। और उसको भी लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, थीसिस स्टेटमेंट कहाँ लिखनी चाहिए, आगे होनी चाहिए, नीचे होनी चाहिए, 4 लाइनों की होनी चाहिए। बात असल ये है कि आप उसके फंक्शन को समझें, व्हाट इज द आइडिया बिहाइंड अ थीसिस स्टेटमेंट। थीसिस को छोड़ दें, बस वो एक स्टेटमेंट तक याद रखने की, इट्स अ मेन स्टांस।
आपने एक बात की, आपने एक स्टांस लिया, नाउ योर होल एसे इज सपोज टू प्रूव दैट। और अगर वो पूरे का पूरा एसे उसे प्रूव नहीं कर रहा, सपोर्टेड बाय फैक्ट्स, एविडेंस एंड आर्ग्यूमेंट्स, तो वो एसे फेल है। एसे इज अ ओपिनियन पीस वेयर यू ट्राई टू प्रूव समथिंग, और उसके लिए जरूरी है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो, वो बेसिक है, वो आपकी ग्रामर वगैरह में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम आपको पता भी होना चाहिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं। तो आप अपना उसको समझने की कोशिश करें कि ऐसे का फंक्शन क्या है, और फिर उसको पूरी तरह बिल्ड करें। आप पहले अपना आइडिया बनाएं, जब आप एक टॉपिक चूज करते हैं क्लैरिटी से उसको समझें। डोंट चूज अ टॉपिक जिसका आपको खुद आइडिया नहीं हो रहा है और इट लुक्स एम्बिगुअस। नेवर चूज एन एम्बिगुअस टॉपिक, कभी भी नहीं। आपने, अगर आपको खुद उसकी इंटरप्रिटेशन, अगर आपको उसमें शक पड़ रहा है कि इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशन हो सकती हैं, डोंट चूज इट। ऐसे टॉपिक्स होते हैं क्योंकि आपको नहीं पता कि एग्जामिनर के जहन में कौन सी इंटरप्रिटेशन है। आप वो लें जिसकी इंटरप्रिटेशन इज वेरी क्लियर, वो लें और उसके ऊपर एक अपना स्टांस बताएं, विच इज थीसिस स्टेटमेंट। आप उससे एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं और व्हाट एवर, फिर पूरी आउटलाइन और जो ऐसे है वो उसको प्रूव करने के लिए बिल्ड करें। इस पे बात हो सकती है, इस पे पूरा एक लेक्चर हो सकता है। ऐसे इज अ वेरी टेक्निकल थिंग, उस पे फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। जी। बिल्कुल सर, डिटेल में बात करेंगे। बस एक अगर छोटी सी कोई एग्जांपल आप देना चाहें। एक स्टूडेंट है जिसने जो है वो ऐसे के सामने कोई टॉपिक आ गया, कोई भी टॉपिक जो आपकी नज़र में हो। फॉर एग्जांपल कोई ग्लोबल वार्मिंग आ गया है, कोविड आ गया है, फाइनेंशियल टाइम्स के ऊपर कोई चीज़ आ गई है, कोई सवाल आ गया, और एक थीसिस स्टेटमेंट है जो कि आप खुद ही अभी हमें एग्जाम्पल दे दें। तो स्टूडेंट को क्या शुरू में ही जो है वो साइड चूज कर लेनी चाहिए, या पहले कुछ फैक्ट्स बताए फिर साइड चूज करे कि मैं जो हूँ वो इसके अगेंस्ट लिखूंगा या मैं इसके हक में लिखूंगा? देखिए, इसका प्रोसेस इस तरह होता है ऐसे का। आपके पास 10 आ गए हैं जो टॉपिक्स हैं, आपने जो पेपर में आते, आपने एक टॉपिक ले लिया। जैसे जो मैंने टॉपिक चूज किया था फाइनल सीएसएसएस में, वो था वोल्टायर का कोट है, जो कि एक फिलोसोफर था फ्रेंच। और वो कोटेशन ये था, आई डिसएग्री विद व्हाट यू हैव टू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट। हम्म। अब बड़ा फेमस कोटेशन है और फ्रीडम ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं। मैंने ये टॉपिक चूज किया था बिकॉज आई प्रेफर राइटिंग ऑन एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक्स। मुझे वो बेहतर लगते हैं, उनको बेहतर तरीके से मैं हैंडल कर सकता हूँ। तो मैंने ये लिया। अब इसके अंदर जो मेरा स्टांस था कि यस, ये स्टेटमेंट ठीक कह रही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट है, मैं आपको और वो एक फिगरेटिव तरीके। डिस्टर्ब करूंगा। आपने शुरू में ही कह दिया कि ये स्टेटमेंट ठीक कह रही है, जी। या आपने शुरू में ही कह दिया स्टेटमेंट ठीक कह रही है, या फिर आपने तो बिल्डअप किया? आपको, मैंने टॉपिक देखा एंड आई नो व्हाट इट मींस। ये पहला स्टेप है। जब आप एक टॉपिक देख लिया, आपको समझ आ गया कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कोटेशन का कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत अहम है। इसका ये एक एसेंस, इसका ये मतलब है। अब उसने बात उसको जैसे भी कही है कि आई डिफेंड टू द योर राइट, लेकिन उसका एसेंस ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने अपने जहन में ये एक स्टांस ले लिया कि यस, आई एम गोइंग टू एग्री विद द टॉपिक एंड आई एम गोइंग टू प्रूव कि ये है, हम्म। कि ऐसे ही है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मेरे जहन में क्लैरिटी आ गई, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू प्रूव। अब मैंने अपनी थीसिस स्टेटमेंट इसके अराउंड बनानी है हम्म। कि ये मेरा स्टांस है। और वो थीसिस स्टेटमेंट कुछ भी हो सकती है कि although there are many factors that play a critical role in the progress of a society, but freedom of speech is the most important factor which helps in the socio-economic development or the um, of the nation or the society, या कुछ भी इस तरह से आप बना सकते हैं। बात यह है कि आपने उसको, जो आपका मेन आइडिया था कि यस आई एग्री विद दिस, उसको आपने एक स्टेटमेंट में बयान कर देना है। हम्म। और फिर आपकी जो आउटलाइन है वो उस मेन आइडिया को प्रूव करेगी। हम्म। ये चीज आपने जहन में रखनी, यही प्रोसेस आपने करना है कि आपने पहले अपने जहन में स्टांस बनाना है या थीसिस स्टेटमेंट बनानी है, और पूरा आउटलाइन आप उसको प्रूव करने के लिए लगानी है। हम्म। तो मैंने जब इसके अंदर आगे आर्गुमेंट्स दिए, वो सारे के सारे उसको प्रूव कर रहे थे कि व्हाई फ्रीडम ऑफ स्पीच इज इम्पोर्टेंट फॉर द सोशल डेवलपमेंट ऑफ अ नेशन या ऑफ अ सोसाइटी। तो मैंने सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए कि फॉर एग्जांपल, कि मैंने आर्ग्यूमेंट दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी। ये मेरा मेन आर्ग्यूमेंट है। और उसको आप बाद में जब अपना पैराग्राफ लिखेंगे तो पूरी डिटेल दे दी कि व्हाई फ्रीडम ऑफ स्पीच स्ट्रेंथन्स डेमोक्रेसी,
आपको ऑल्टरनेट ओपिनियंस मिलते हैं, उसके अंदर मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स आ जाते हैं, उससे आपका पॉलिटिकल कल्चर स्ट्रांग होता है और उससे अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ती है, उससे स्टैग्नेशन नहीं होती, और वो सारा कुछ आ गया। आपका मेन आर्गुमेंट वही था, और मेन आर्गुमेंट आपका थीसिस स्टेटमेंट प्रूफ कर रहा है। ये चीज आपने कभी जहन से निकाली। सही। जी। ठीक है। इस तरह अगर मैंने इस आपने एग्जांपल भी कोट करनी है, आपने कोट करना था, उसके अंदर बहुत डिफरेंट ओपिनियंस थे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए, और इवेंचुअली देयर होल कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ कॉम्प्रोमाइज ऑन डिफरेंट ओपिनियंस, और हम देखते हैं कि वो सक्सेसफुल है और बहुत स्ट्रॉन्ग। मेरा मेन आइडिया था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज हेल्पफुल फॉर अ सोसाइटी। मेरा एक आर्गुमेंट था कि डेमोक्रेसी इज स्ट्रेंथन्ड बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच, और उससे मैंने अपने मेन स्टांस को प्रूव किया, और अपने आर्गुमेंट को मैंने एक एग्जांपल से प्रूव किया। तो ये किस तरह हायरार्किकल स्ट्रक्चर है जो आपने समझना है, कि अगर आप फॉलो करें मेरी बात, जी जी बिल्कुल। इस तरह से फिर अगर मैंने नेक्स्ट आर्गुमेंट दिया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच हेल्प्स डेवलप साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये एक मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच से माशरे में साइंस और टेक्नोलॉजी बढ़ती है हम्म, और उसकी डेवलपमेंट होती है। मैंने उसमें एग्जांपल दे दी गैलीलियो की, कि जब गैलीलियो जो जब उसने कहा कि जो अर्थ है वो सूरज के गिर्द घूमती है, ना कि जो सूरज अर्थ के गिर्द घूमता है, तो वो उसने एक आइडिया ही दिया था जो उस वक्त पूरे जो एस्टेब्लिश्ड ऑर्डर था उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। और अगर वो ये एक आइडिया फ्रीली एक्सप्रेस ना करता, उसको बहुत मजम्मत भी हुई चर्च की तरफ से और बहुत मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। लेकिन आप, मेरा मेन आइडिया ये है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से साइंस आगे बढ़ी, हमेशा आगे ऐसे बढ़ती है, और बिल्कुल। उससे माशरे के अंदर ये जो है साइंस और टेक्नोलॉजी का कल्चर आता है। तो इतना जाना है अपने डिफरेंट आर्गुमेंट से, और अपने डिफरेंट आर्गुमेंट्स को डिफरेंट एविडेंस एग्जाम्पल से प्रूव करते जाना है। ये एक इस तरह से रिकरिंग प्रोसेस है जो आपने करते जाना है, और इवेंचुअली पूरा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और इवेंचुअली बाय द टाइम आप अपने ऐसे के एंड पे पहुंचेंगे, यू वुड हैव प्रूव्ड योर मेन आइडिया। सो नेवर लेट गो ऑफ दैट मेन आइडिया जो आपके आपके जहन में है। ये एक अप्रोच थी जो मैंने ऐसे की तरफ अपनाई थी। जी। ये तो काफी अच्छी है, आपने जो है वो पूरा खोल के बयान कर दिया अपने एक टॉपिक को। स्टूडेंट्स का जो है ना वो अब थोड़ा सा बेसिक की तरफ मैं वापस आऊंगा। उनका ये सवाल होता है कि किस चीज को ज्यादा टाइम दें, ऑप्शनल्स को ज्यादा टाइम दें या कंपल्सरीज को ज्यादा टाइम दें। गिवन द सिचुएशन कि उनके पास अभी जो है ना वो 1 साल का टाइम है, एक बच्चे ने इरादा किया कि मैं आज सीएसएस करूंगा, तो एक बिगिनियर है उसके लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? और एक ऐसा बंदा है जिसने प्रोफेशनल डिग्री ली हुई है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई आर्किटेक्ट है, या कोई जो है जिसने कोई लॉ की डिग्री है, तो इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री वाला और एक बिगिनियर जो है, वो इन दोनों में आप किस तरह फर्क करेंगे कि वो ऑप्शनल्स को ज्यादा टाइम दे या कंपलसरी को? आपने हर चीज को देना है, किसी चीज को ज्यादा और किसी चीज को कम टाइम देना, आपने हर चीज को टाइम देना है, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है, आपने हर क्वेश्चन को टाइम देना है, और इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि कुछ शॉर्टकट हो जाए, मैं ये सब्जेक्ट कम कर दूं, मैं ये छोड़ देता हूँ, मैं वो छोड़ देता हूँ, देन इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। क्योंकि आप इस चीज को समझें कि इसमें बहुत ही सख्त कंपटीशन होता है। आप बहुत ज्यादा नंबर ले लें, मैं आई नो अ पर्सन जिसके 750 मार्क्स थे लास्ट टाइम, हम्म, एंड ही फेल्ड फ्रॉम 2 मार्क्स इन अ सिंगल सब्जेक्ट। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इसके अंदर जो चांस है वो कम होता है पास होने का। तो डोंट टेक दैट रिस्क कि आपने एक सब्जेक्ट को इतना वीक छोड़ा हुआ हो कि बाकी आपके सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे हैं और उस एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए हैं, तो आपकी जो पूरी मेहनत है साल 1.5 2 साल की, वो कोलैप्स कर जाएगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि डोंट इवन मतलब लीव अ सिंगल टॉपिक, कुछ नहीं छोड़ना आपने। आपने प्रेसी तैयार करनी है, फ्लॉलेस तैयार करनी है। आप वोकैबुलरी को चले ना करें, वो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता 20 मार्क्स। लेकिन जो ग्रामर वाला पार्ट है कि सेंटेंस करेक्शन है, वो आपने करना ही करना है, वो नहीं छोड़ने चॉइस पे। फिर अगर आप इडियम्स कर रहे हैं, वो आपने करने हैं। आपने अगर 1000 1500 इडियम्स तैयार किए होंगे या पास पेपर्स के भी सारे तैयार किए होंगे, आप 5 के 5 ना करें, आप 2 3 कंफर्म कर लेंगे। और ऐसे ही होता है, 2 3 ही करने होते हैं, इससे ज्यादा हो भी नहीं पाते।
फिर अगर आप पेयर ऑफ वर्ड्स करें, अगर आपने सारे पास पेपर्स के किए हुए होंगे, आपने उस पर मेहनत की भी होगी, तो 2-3 आप कर लेंगे। और आपने वही 2-3 ही नंबर निकालने, आपने छोड़ना कुछ नहीं है कि यार ये सवाल छोड़ देता हूँ, वो चॉइस पे छोड़ देता हूँ, बिल्कुल नहीं करना है ऐसे। ये आपको वही वही फेल कराएगा पेपर। बिल्कुल। और जहां बात है ऑप्शनल्स की या हम्म, कंपल्सरीज की, तो बिल्कुल इस अप्रोच से निकलें। ऑप्शनल्स भी सारे करने बहुत जरूरी हैं और सारे कंपल्सरीज भी करने जरूरी हैं, तभी आप किसी अच्छे ग्रुप में एलोकेट होंगे। कंपटीशन बहुत टफ होता है, एंड पे कुछ कुछ नंबरों से जो है पोजीशन जो है वो एलोकेट हो रही होती हैं। सो डोंट डू दिस अप्रोच। आप पूरी तैयारी करें और सही तरह तैयारी करें, बिल्कुल नहीं छोड़ना कुछ, आपने पूरा सिलेबस कवर करना है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि एक टॉपिक भी नहीं छोड़ना पूरे सिलेबस का। शुरू से शुरू करें, एक टॉपिक लें, उसकी तैयारी करें, उसके नोट्स बनाएं, उसको टिक करें, आगे बढ़ें। ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। तो सर कैंडिडेट्स का जो है ना वो जी। दूसरा जो सवाल होता है ना, वो कहते हैं कि इंग्लिश ऐसे के बाद जो हमें सबसे ज्यादा मसला आता है वो करंट अफेयर्स के अंदर आता है। तो करंट अफेयर्स जो है वो टाइम टू टाइम वो किस तरह तैयार करें कि जो है वो इतना बर्डन भी ना हो उसका, क्योंकि ये एक एवर चेंजिंग प्रोसेस के अंदर चल रहे होते हैं। वो बात आपकी ठीक है कि एवर चेंजिंग प्रोसेस है, बट स्टिल देयर इज अ प्रेडिक्टेबल पैटर्न। इतने रैंडम क्वेश्चंस नहीं होते। पहले आप ये समझें कि करंट अफेयर्स का जो आधा पोर्शन है वो इट्स ऑलमोस्ट पाकिस्तान अफेयर्स। हम्म, तो पहले अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स को बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेते हैं, तो करंट अफेयर्स के एक दो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। अगर आप पुराने पास पेपर्स उठा लें 15-20 साल के, आप देखेंगे कि हमेशा दो क्वेश्चंस पाकिस्तान से रिलेटेड होते हैं, या पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं, या पाकिस्तान की डोमेस्टिक इश्यूज से रिलेटेड होते हैं। तो आपको वो दो क्वेश्चन तो आने ही चाहिए अगर आपने पाकिस्तान में फेस किया है। बाकी रह गए बाकी 2-3 सवाल, वो होते हैं जनरली ग्लोबल पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अब आपने करना क्या है कि आपने एक लिस्ट ऑफ इश्यूज बना लेनी है अपने पास, वर्ड में बना लें, अपने रजिस्टर पे बना लें कि इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं क्या। अब आई एम प्रिटी श्योर, और मैं भी बड़ा कंफ्यूज हुआ था जब मैंने नई नई तैयारी की थी, कि दुनिया में तो इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, अफ्रीका में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, साउथ अमेरिका में, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। मुझे भी बात बाद में समझ आई थी। आप सबसे इम्पोर्टेंट इश्यूज से शुरू करें, उनकी सबसे पहले लिस्ट बनाएं और उनको होलिस्टिकली। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पैलेस्टाइन इशू लेते हैं, तो आप अपने पास पहले लिस्ट पूरी बना लें इशूज की, क्या ये सबसे इंपॉर्टेंट इशूज हैं। उसमें पैलेस्टाइन इशू हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, यमन, सीरिया, या जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, यूएस चाइना कॉन्फ्लिक्ट, यूएस यूएस इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, पूरी एक लिस्ट बना लें। अभी टॉपिक तैयार ना करें, लेकिन पहले टॉपिक्स इकट्ठे कर लें। हम्म, वो आपका एक सिलेबस, हम्म, आपने अपने लिए खुद सिलेबस बना लिया करंट अफेयर्स का। फिर आपने उनको बारी बारी सारा तैयार कर लेना है। और फिर जो है ना, आपने पाकिस्तान अफेयर्स भी जब किया होगा, और ये जो टॉपिक्स आपने अपने लिए डिफाइन किए हैं, ये आप करें। दूसरे सोर्सेज मैं बता देता हूँ, आप अल जजीरा जरूर देखें रोज। डॉन तो सारे पढ़ते ही होंगे आप, लेकिन अल जजीरा जरूर देखें। उसमें डिफरेंट टॉपिक्स पर डिस्कशंस भी आ जाती हैं, उससे आपको बहुत हेल्प होगी करंट अफेयर्स में। बाकी डिप्लोमैट मैगजीन है ऑनलाइन, जरूर देखें। उस पर भी अपडेट आते हैं। और रेलेवेंट आर्टिकल्स पढ़ें, सारा कुछ ना पढ़ें, इतना टाइम बहुत वेस्ट होगा। टारगेटेड तैयारी करें, डोंट वेस्ट योर टाइम। जी। सर स्टूडेंट्स की आसानी के लिए जो है ना वो जितना भी ये मटेरियल आप बता रहे हैं ये हम भी प्रोवाइड करते हैं। बच्चे डॉन मैगजीन पढ़ ही रहे होते हैं, इसके अलावा जो है ना वो हमें इंटरनेशनल मैगजीन में इकोनॉमिस्ट बताते हैं, डिप्लोमेट बताते हैं, फॉरेन अफेयर्स मैगजीन भी जो है वो हम प्रोवाइड करते हैं। और क्योंकि इनकी सब्सक्रिप्शन भी बहुत महंगी होती है और असल में भी जो अगर आप प्रिंट वर्जन लें तो काफ़ी महंगे होते हैं, तो हम जो है वो अपने पेज के ऊपर काफ़ी सस्ते में प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सिर्फ 500 रुपीज़ में जो है वो 2 मंथ्स का जो है वो इशू है फॉरेन अफेयर्स मैगजीन का। इसके अलावा कुछ जो है ना वो मैं बुक्स के बारे में आपको बताऊंगा, अगर जो हमारे पेज पे हैं, क्योंकि आपका ये सब्जेक्ट था इंटरनेशनल लॉ, तो हम जो है वो ज़्यादातर वही बेस्ट सेलर्स रिकमेंड कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स को जो कि जल्दी आपकी तैयारी करवा दें। अगर आप इंग्लिश रिकमेंडेशंस में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं। रेमंड मर्फी है, ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर है, राइट बेटर स्पीक बेटर है। इसके अलावा लोग जो है वो JWT के जो है वो मैगजीन भी पढ़ते हैं। और कुछ जो है ना वो तरीक़ेकार जो बच्चे हमसे ज़्यादा पूछते हैं, हम उनको ये भी बताते हैं कि आप पाकिस्तान मैप और वर्ल्ड मैप लें और इन दोनों को जो है ना वो अपने दीवार के ऊपर लगा लें और उसके हिसाब से जो है ना वो जियो स्ट्रेटेजिक चीज़ें बना कर आप पढ़ें। कोई भी टॉपिक जो है ना वो आपने इस तरह छोड़ना नहीं है, बिल्कुल जिस तरह आपने बताया। इसके अलावा जो है ना वो हेल्पिंग मटेरियल में तो हमारे पास बहुत कुछ है। FPSC की जितनी भी गाइडलाइंस हैं, जितनी भी रिकमेंडेड बुक्स हैं, वो भी हमारे पास होती हैं।
किसी भी सब्जेक्ट की हो वो भी आप हमसे ले सकते हैं स्टूडेंट्स। बाकी जो है ना वो स्टूडेंट्स का एक और सवाल जो है वो मैं आपके सामने रखूंगा कि टाइम किस तरह मैनेज करें। दो जगह है जहाँ पे टाइम मैनेज करना है। पहला है कि इन पेपर किस तरह टाइम मैनेजमेंट है, जिसका आपने थोड़ा सा मेरे ख्याल से शुरू में बता भी दिया था जवाब। और दूसरी जगह वो है कि हम अपने हमारे पास एक साल है और हमने जो है वो सब्जेक्ट तैयार करने हैं, तो वो किस तरह टाइम मैनेज करें। हमने न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, हमने ये भी करनी है, किताबें भी पढ़नी है, हमने आर्टिकल्स नेट पे भी पढ़ने हैं। तो हम यहाँ किस तरह टाइम मैनेजमेंट करें, दो जगह है जहाँ पे टाइम मैनेज करें, इसके बारे में आप क्या मशवरा देते हैं। बहुत अच्छा सवाल है और बड़ा क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि टाइम इज द की। आप एक सब्जेक्ट पे पूरा साल भी लगा सकते हैं और आप बिल्कुल इस तरह टाइम वेस्ट भी कर सकते हैं, और दूसरी तरह जो पेपर के दौरान भी टाइम मैनेजमेंट है वो भी बहुत क्रिटिकल है। पहले मैं तैयारी पे बात करूंगा कि आप टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं और कैसे आपने करना है। देखें, आपका एक गोल जहन में होना चाहिए और वो गोल ये है कि आपने सिलेबस खत्म करना है। ये चीज आपने अपने जहन से नहीं निकाली। अब सिलेबस खत्म करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, और अनसर्टेनिटी ही सबसे बड़ा जो है ना वो एनिमी है जब आप सीएसएस को कन्फ्रंट करें कि पता नहीं कहाँ से सवाल आ जाएगा, क्या आ जाएगा। अगर आपको यही पता चल जाए कि सवाल कहाँ से आएगा तो फिर तो सीएसएस इतना मुश्किल रहेगा ही नहीं। तो द ओनली वे टू डिफीट दैट अनसर्टेनिटी इज कि आप पूरा सिलेबस कवर करें, कोई टॉपिक ना छोड़ें, उसको पढ़ें, हम्म, उसको डिटेल में देखें, हर टॉपिक को करें और टिक लगाएं और पूरा सिलेबस खत्म करें। लेकिन अब इसमें इशू क्या है? अब इसका इशू ये है कि टाइम बहुत चाहिए करने के लिए। 12 सब्जेक्ट्स हैं, 12 के 12 बहुत लेंथी सब्जेक्ट्स हैं। आपने एक टॉपिक करना करना तो आपने सारे टॉपिक हैं, लेकिन फिर भी इफेक्टिवली कैसे हम करें, तो उसका तरीका ये है कि आपने अपने पास एक तो बुक लानी है जो कि रिकमेंडेड बुक है। एफपीएससी की ले लें, कोई और ले लें, फॉरेन ऑथर की प्रॉपर जो बुक होती है। ये नहीं कि जो यहाँ पे लोकल मार्केट में मिलती है, प्रॉपर बुक लेनी है जो अच्छी बुक हो, जिसके अंदर उसकी जो है वो थ्योरीज अच्छी लिखी हुई हो और उसके अंदर एक नॉलेज की डेप्थ हो। दूसरी आपने अपने पास बुक लानी है जो कि सिलेबस ओरिएंटेड बुक हो। वो किसी भी पब्लिशर की हो सकती है, वर्ल्ड टाइम्स की है, JWT की आती हैं, और इल्मी वगैरह की आती हैं। किसी की भी ले आए जो कि सिलेबस स्पेसिफिक हो। अब आपने तैयारी कैसे करनी है? तैयारी आपने ऐसे करनी है, आपने एक टॉपिक लेना है, उसको समझना है। हम्म, अगर उस टॉपिक का आपको उस फॉरेन ऑथर वाली बुक में मिल जाता है, आप उससे पढ़ लें, उसमें बेहतर लिखा हुआ होगा, उसमें आपको आइडिया ज्यादा क्लियर होंगे। उस पे नहीं मिलता तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आप उसको सिलेबस स्पेसिफिक वाली बुक से करें, हम्म, ताकि आपको रिसर्च में ज्यादा टाइम ना हो। आप उससे करें और उससे फौरन करके उस टॉपिक को खत्म करें और आगे बढ़ें। आपने दोनों बुक्स यूज करनी है, ये अपने जहन में डाल लें। आपने रिकमेंडेड बुक भी यूज करनी है और आपने सिलेबस ओरिएंटेड बुक भी यूज करनी है। रिकमेंडेड बुक इज फॉर डेप्थ एंड फॉर अंडरस्टैंडिंग। सिलेबस वाली बुक इज फॉर कंप्लीटिंग दिस सिलेबस वेरी फास्ट। ये बहुत अपने जहन में रखें। जहां पे आपको लग रहा है कि यार इस चीज पे तो मुझे कुछ और टाइम लग रहा है, नहीं मिल रहा कुछ कंटेंट, वहां पे आप उस सिलेबस वाली बुक से करें और आगे बढ़ें। डोंट वेस्ट योर टाइम। इसलिए ये आपने अपने जहन में डालना है कि रिकमेंडेड बुक इज फॉर डेप्थ, और जो सिलेबस वाली बुक है वो आपने अपना सिलेबस ट्रैवल करने के लिए करनी है। इस तरह से आप टाइम इफेक्टिवली अपना मैनेज कर सकते हैं तैयारी के वक्त। फिर बात आ जाती है पेपर में। पेपर में टाइम मैनेजमेंट इज वेरी क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल है। उसकी जितनी प्रैक्टिस हो वो कम है। और यू गेट अराउंड 35 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। और अगर आपने सही टाइम मैनेज नहीं किया तो आपका जो फोर्थ क्वेश्चन होता है वो सफर करेगा। अगर आपने पहले 3 क्वेश्चन को ज्यादा टाइम दे दिया तो फोर्थ क्वेश्चन को आप इतना टाइम नहीं दे सकेंगे, और उसकी वजह से आपका फोर्थ क्वेश्चन सफर करेगा। आपने चारों क्वेश्चंस को टाइम देना है, ये अपने जहन में पहले दिन से डालना है। आपने कोई क्वेश्चन वीक नहीं छोड़ना, क्योंकि वो एक क्वेश्चन जो वीक होगा वही आपके पूरे नंबर खराब कर देगा। आपने कोई क्वेश्चन वीक नहीं छोड़ना, और उसका तरीका ये है कि रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ कि मैंने इतने पेजेस का आंसर देना है हम्म, और इतने मिनट में देना है, और उसकी प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया होता कि मैंने 7 पेजेस से बढ़ के 7 साइड्स से बढ़ के जो है वो आंसर नहीं देना। हम्म, बेशक मुझे उसको पता हो ना पता हो, लेकिन आई विल स्टॉप एट दैट। तो हम्म, मैंने पहले से चूंकि ये प्लान किया हुआ था,
तो फिर ये था कि सारे के चारों सवाल बैलेंस भी थे, ये भी बहुत जरूरी है। ये नहीं हो सकता कि पहले के 14 पेज भरे हुए हों, दूसरे के 7 हों, तीसरे के 3 पेज हों और आखिरी के बिल्कुल ही एक हो। इस तरह आपने नहीं करना। यू हैव टू सेट योर ओन स्टैंडर्ड। आप अपने लिए फिक्स कर लें 7-8 पेजेस, जो भी आप कंफर्टेबली लिख सकते हैं, और उसको हर पेपर में रिपीट करें, हर क्वेश्चन में रिपीट करें। इस तरह आप एक इफेक्टिवली यू विल नो कि यार आई हैव टू कंप्लीट 7 पेजेस within 35 minutes, और उसकी प्रैक्टिस घर पे करें, और वो प्रैक्टिस के बगैर नहीं आ सकता, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ स्पीड, लॉट्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि थक जाता है बंदा, इतना लिखना पड़ता है उसमें। उसकी जरूर प्रैक्टिस करें, मॉक एग्जाम्स दें, टेस्ट सीरीज दें। जब मैंने पहली दफा टेस्ट दिया था तो मैं एक पेज भी नहीं लिख सका था। तो ये आप जरूर देखें, इसकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और वो टाइम मैनेजमेंट इज डायरेक्टली लिंक्ड टू योर स्पीड इन अटेम्प्टिंग अ क्वेश्चन। जी। अच्छा सर, इसी से सवाल निकलता है, आपने किस तरह तैयारी की है? आपने एकेडमी ज्वाइन की, या जो आप तरीका बता रहे हैं किताबों का, आपने इसी को फॉलो किया था, या आप इंडिपेंडेंट होकर खुद ही आपने पढ़ा सब कुछ? मैंने तैयारी खुद भी की है और मैंने एकेडमी से भी की है। पहले मैंने तैयारी खुद स्टार्ट की, देन आई ज्वाइंड वर्ल्ड टाइम्स एकेडमी, और वहाँ पे मैंने रेगुलर सेशन लिया। उसके बाद मैंने सुपर क्लास का सेशन लिया, विच वाज वेरी हेल्पफुल। और मैंने टेस्ट सेशन सारे ज्वाइन किए, आई अपीयर्ड इन ऑल टेस्ट सेशंस। और उसके बाद सारे मैंने मॉक एग्जाम्स दिए। उसकी वजह से आई वाज एबल टू प्रैक्टिस माय स्पीड, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है, उससे एक स्टेमिना भी बन गया था पेपर्स देने का। तो मैंने इस तरह तैयारी की थी। जी। अच्छा, इसमें जो है ना वो स्टूडेंट्स एक अजीब सी बात पूछते हैं, अजीब नहीं बल्कि बड़ा रेलेवेंट सा क्वेश्चन है। वो ये कहते हैं कि क्या फर्क है एक पासिंग कैंडिडेट में और एक फेलिंग कैंडिडेट में, उसकी हैबिट्स में, उसकी इसमें चीजों में? कोई वन साइज फिट्स ऑल नहीं है। फेल, कई लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा होता, हम्म, और कई ऐसे भी फेल हो जाते हैं जिनकी बहुत तैयारी होती है, और वो अगर पास हो जाएं तो मे बी दे वुड बी इन टॉप 10। देयर आर पीपल लाइक दैट हु हैव मोर देन 700 मार्क्स, हम्म, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। तो उस तरह के भी लोग हैं। अब उनको तो छोड़ दें, जिनको बिल्कुल नहीं, जिनकी बिल्कुल तैयारी नहीं होती, उस पर क्या हम बात करें। लेकिन हम उस पर जरूर बात कर सकते हैं कि जो बहुत तैयारी वाले फेल हो जाते हैं। मैं इसलिए कहूंगा कि आपने वेल राउंडेड तैयारी करनी है, कोई चीज छोड़नी नहीं है, और हम्म, कोई भी वीक सब्जेक्ट नहीं छोड़ना। मैंने कई लोग देखे हैं, वो ऑप्शनल्स की सही तैयारी करते हैं, कंपल्सरी की करते हैं, इंग्लिश की नहीं करते या प्रेसी की नहीं करते, कि नहीं वो हमें आती है। बिल्कुल इस तरह नहीं छोड़ना, आपने उसकी तैयारी करनी है। जहां पे आपको लग रहा है ना कि ये मेरा वीक पॉइंट है, उसको जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो आपका वीक पॉइंट ही जो है ना वो आपको फेल कराएगा। हम्म, तो कोई चीज आपको छोड़नी नहीं है। सही। जी। अ, अच्छा, स्टूडेंट्स जो है ना वो ये पूछते हैं कि आपने जो है वो कोई ऐसा सब्जेक्ट अगर चूज कर रहे हैं, तो उनके अंदर जो है ना वो काफी ज्यादा उनको कंफ्यूजन होती है कि यार कौन सा बेहतर है, कौन सा है। कुछ सब्जेक्ट्स के दरमियान जो है ना वो उनकी डिस्कशन चलती है कि आईआर बेहतर है या पॉलिटिकल साइंस बेहतर है। एक ये सवाल होता है। दूसरा जो है ना वो उनका सवाल ये होता है कि सोशियोलॉजी लें या क्रिमिनोलॉजी लें, या कौन से ज्यादा जो है ना, यानी इन शॉर्ट वो कहना चाह रहे होते हैं कि कौन से हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं, और इनका ट्रेंड हम किस तरह अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट जो है वो इस दफा हमें स्कोर देंगे। ये ट्रेंड वगैरह को आप छोड़ें बिल्कुल। आप बस वो सब्जेक्ट लें जो आप जिसमें बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। I've seen people score well in political science. I've seen people score well in international relations, in economics, business. हर सब्जेक्ट में नंबर आते देखे मैंने। छोड़ दें इस सारी बहस को। जो आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो जरूर पकड़ें। हम्म, ट्रेंड की वजह से आपका स्कोर नहीं आएगा। हम्म, ट्रेंड अच्छा भी जा रहा हो, आपने तैयारी नहीं की होगी तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। तो ट्रेंड बुरा भी जा रहा हो तो आपकी तैयारी होगी तो उसमें आपके आ जाएंगे। डोंट गो विद द ट्रेंड, आप अपने मार्क्स खुद बनाएं। इस बहस को छोड़ें, स्कोरिंग नॉन स्कोरिंग को। हम्म, आप वो सब्जेक्ट्स में आप बेहतर आपको लगता है आप कंफर्टेबली परफॉर्म कर सकते हैं, हम्म, और आप प्रॉपर ग्रिप से तैयारी कर सकते हैं। वो फिर ट्रेंड जो भी हो, आपके मार्क्स ट्रेंड से हट के ही आएंगे। सही है। जी। अच्छा सर, कोई ऐसी चीज जो आप स्टूडेंट्स को बताना चाहें कि ये जो है ना वो इस फील्ड के लिए ये बेहतर है, या आपको जो है ना वो ये एक्सरसाइज आपको ज्यादा मुफीद थी, तो शायद आप बाकी स्टूडेंट्स को भी वो हो सके, अगर कोई आपकी ऐसी कुछ टिप्स या ट्रिक्स दे सकें? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस करें जो भी, ये बहुत जरूरी है। हम्म, ज्यादातर जो कैंडिडेट हैं वो पढ़ने पे फोकस करते हैं, नॉलेज लेने पे फोकस करते हैं, उनका पास बहुत नॉलेज होता है, पर प्लीज उसको प्रेजेंट करने पे भी फोकस करें।
उसको एक्सप्रेस करने पे फोकस करें, पेपर प्रेजेंट कैसे करना है इस पे फोकस करें, हाउ टू गेट योर आइडियाज अक्रॉस टू द एग्जामिनर, अच्छा आपका एक्सप्रेशन हो। ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। पहले दिन से फाइनल पेपर का सोचें, ये छोड़ दें कि कितना पढ़ लिया है, 10 किताबें पढ़ ली हैं, 20 किताबें पढ़ ली हैं, नहीं, इसको छोड़ें। बस आप ये सोचें कि जो आपने पढ़ लिया है उसको आप बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं और कैसे करेंगे। तो जब भी आप तैयारी करें उसका एक पेपर अटेम्प्ट करें अपने घर में। मैंने पेपर्स ला के रखे हुए थे, जो शीट्स होती हैं आंसर शीट्स में, डे 1 से उनके ऊपर प्रैक्टिस कर रहा था। मैं क्वेश्चन इसको करूंगा तो मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा। कोई टॉपिक मैं जब तैयार कर लेता था मैं उसको अटेम्प्ट करता था। उसके फौरन बाद जब नॉलेज भी वो फ्रेश होता था, उसका इंट्रोडक्शन लिखा, उसकी आगे हेडिंग्स बनाई, उसमें लिखा, उसकी अगर डायग्राम्स बनती थी तो उससे ये हुआ कि आई कुड इजीली एक्सप्रेस माई सेल्फ। जो भी मैंने पढ़ा होता था उसको मुझे एक आंसर के फॉर्म में समझाना आ गया। ये एक बहुत ही नेसेसरी स्किल है। यू have to condense the knowledge it in a very effective way। और आपने स्टैंड आउट भी करना है। जहाँ पे इतने अच्छे कैंडिडेट आ रहे हैं, पाकिस्तान के बेस्ट कैंडिडेट्स आ रहे हैं, उसमें आपका पेपर स्टैंड आउट भी करना चाहिए एंड इट शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल। बहुत आपकी जो है राइटिंग भी जो है बुरी नहीं होनी चाहिए, राइटिंग इनफैक्ट अच्छी होनी चाहिए। एवरीथिंग काउंट्स और उस पर जरूर मेहनत करें। मैं कहूँगा फाइनल पेपर का पहले दिन से आप प्लीज सोचें सारे। जी सर हम जो है ना वो स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आप जो वो प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, तो एक शुरू में अपनी इवैल्यूएशन कर लें और एक अपनी एंड पे इवैल्यूएशन कर लें कि किस तरह जो है ना वो स्टूडेंट तैयारी कहाँ से स्टार्ट करे और अपने आप को जज किस तरह करे कि वो वीक किस जगह पर है। तो उसका जो हम बेस्ट सोर्स बताते हैं ना वो ये कहते हैं कि आप अनसॉल्व पास पेपर ले लें या आप सॉल्व पास पेपर ले लें और उनको हल खुद करके देखें और देखें कि वो जो है ना वो किधर स्टैंड करते हैं, कौन सा सवाल उन्हें आता है, कौन सा नहीं आता। गिवन दो कि उनको जो है ना वो तैयारी थोड़ी बहुत थी उनकी, यानी कि उन्होंने ऑप्शन सब्जेक्ट्स कुछ पढ़े हुए हैं, कुछ आते हैं उन्हें, और फिर भी जो है वो कोर्स कंटेंट से गुजरने के बाद जो है वो इस तरह करें। आजकल आपको जिस तरह पता है कि कोरोना की वजह से लोग जो है वो घर से बाहर नहीं निकलते और ऑन कैंपस पढ़ाई नहीं चल रही, या फिर जो है वो बाहर जाके किसी से पढ़ते नहीं है किसी एक स्पेशल सब्जेक्ट के ऊपर। तो ज्यादातर बच्चे जो है वो इवेल्युएशन अपनी खुद करना चाहते हैं। उनको आप किस तरह मशवरा देंगे कि वो अपनी सेल्फ इवेल्युएशन किस तरह करें? एक बच्चे ने तैयारी कर ली है और वो ये कह रहा है कि यार मैंने एक ऐसे मुझे लिखना आता है या मुझे एक टॉपिक के बारे में एक सवाल का पूरा जवाब आता है, लेकिन मैं जो हूँ ना वो ये देखना चाहता हूँ कि मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। हो सकता है कि जो मैं लिख रहा हूँ एग्जामिनर को पसंद ही ना आए। तो सेल्फ एवेल्युएशन के ऊपर आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि टेस्ट सीरीज जरूर दें। ठीक है, उसके थोड़े पैसे भी लगेंगे एकेडमीज वगैरह में। अगर आपके पास कोई टीचर है, मेंटोर है, उनको चेक करें, टेस्ट सीरीज दें, पेपर्स अटेम्प्ट करें। जैसे आपने कहा पास पेपर्स वो बहुत ज़रूरी हैं, आप उनको अटेम्प्ट करें और किसी भी मेंटोर के पास ले जाएं, किसी सीनियर के पास ले जाएं और अपना अटेम्प्टेड पेपर दिखाएं। हम्म। जब तक कि आप उस फाइनल अटेम्प्ट की तरफ जुस्तजू नहीं करेंगे कि फाइनल क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट होने हैं और वो चेक कराना है, आप तब तक समझ नहीं पाएंगे कि आप ठीक करें या आप गलत करें। आपको नॉलेज जितना भी हो उसको आप इवेल्युएट नहीं कर सकते, और इंसान अपने आप को एक हद तक ही इवेल्युएट कर सकता है, हम्म। बहुत ऑब्जेक्टिवली नहीं कर सकता। बेहतर होता है कि एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव ले लिया जाए उसमें। तो आई वुड रिकमेंड कि आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और अपने सीनियर्स के पास ले जाएं, और अगर टेस्ट सीरीज दे सकते हैं तो जरूर दें। दैट इज द बेस्ट वे टू गेट योर सेल्फ इवेल्युएटेड। नोट्स किस तरह बनाने हैं? एक बच्चे ने सवाल पूछा है कि हम जो है वो घर पे नोट्स बना रहे हैं और साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, तो नोट्स किस तरह बना रहे ये बहुत ही अच्छा सवाल है जिशान, नोट्स कैसे बनाने हैं, क्योंकि नोट्स ही एंड पे आपकी तैयारी डिफाइन करेंगे। हैं? क्योंकि सिलेबस बहुत लेंथी है, आप हर चीज रिटेन नहीं कर सकते, हर चीज याद भी नहीं रहती। फैक्ट्स, फिगर्स, डेट्स इतना ओवरवेलमिंग हो जाता है कि यू कैन नॉट रिटेन एवरीथिंग। हम्म। तो नोट्स ही हैं जो आपको वो याद कराते हैं एंड विच यू कैन यूज टू रिवाइज द होल थिंग। तो नोट्स आपने इस तरह बनाने हैं कि सिंपल हो, इफेक्टिव हो और बहुत उनके अंदर जो है ना आइडियाज का एसेंस हो। लेंथी बहुत नहीं होने चाहिए बिकॉज वो पे नोट्स नहीं रहेंगे। 1 मिनट। नोट्स का मकसद है कि आपने जब एक टॉपिक कवर किया है, कि सबसे इम्पोर्टेंट आइडियाज, कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स, फिगर्स एंड कोटेशंस, वो चीजें जो उस पूरे वसी टॉपिक को कंप्रेस करके आपने अपने पास कहीं ले आए हो। और जब आप दोबारा वो नोट्स
पढ़ोगे तो आप वो पूरा जो इतना वसी आपने टॉपिक पढ़ा था उसके जो मेन एसेंस था वो आप रिफ्रेश कर सकते हो। दूसरा, अगर उसमें कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो आप उसमें से रिटेन कर सकते हो। हम्म, और तीसरी चीज ये कि जब आप फाइनल अपना आंसर दोगे सीएसएस के पेपर में, तो आप उन्हीं फैक्ट्स एंड फिगर्स को यूज करके, उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को यूज करके वो दे सकते हो। तो आपने पूरा अपने जहन में रखना है कि नोट्स गो लॉन्ग वे, उनको बड़ा सही तरीके से बनाएं, बड़ा सोच के बनाएं, बहुत लंबे भी ना हो हम्म, और बहुत शॉर्टेंड भी ना हो कि आप उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस करते हैं। सो इट्स अ राइट बैलेंस। हम्म। जी। मैं जो हूँ इसी बात को रिपीट करूंगा आपकी। आपने ये कहा है कि नोट्स हमारे जो है ना वो बिल्कुल इस तरह हों कि वन लाइनर्स हों, और जो है जिनके अंदर जो है ना वो आपको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट आ जाए, और जिनको पढ़ने के बाद 1 साल बाद या 3 साल, अपना 1 साल या 3 महीने बाद आप जब भी पढ़े उन्हें, तो आपको वो पूरा टॉपिक अपने जहन के अंदर याद आ जाए। अच्छा, जो सवाल बच्चों ने ज्यादातर पूछे हैं जो लाइव सेशन के दौरान, वो यही पूछे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं कि टाइम को किस तरह मैनेज करें, हैबिट्स क्या हैं, सक्सेसफुल कैंडिडेट के बारे में क्या कहेंगे आप, और उसके बाद जो घर में बैठ के तैयारी कर रहे हैं वो है। कुछ बच्चे जो हैं वो अपने पूछ रहे हैं कि अपना सब्जेक्ट किस तरह चूज करें, लेकिन वो एक यानी कि पूरी एक अलग बहस है कि सब्जेक्ट किस तरह चूज करें कि उसने वो डिग्री रखी हुई है। इसके अलावा जो है वो न्यूज़पेपर के बारे में सवाल काफी ज्यादा हैं कि कौन सा पढ़ें, किधर से पढ़ें, कौन से आर्टिकल्स पढ़ने चाहिए, वो सारी चीजें हैं। अगर आप उन पर कुछ कहना चाहें तो बस ठीक है, वरना मेरे ख्याल से इसको वाइंड अप करते हैं कि न्यूज़पेपर के बारे में बात आपने। से वाइंड अप करते हैं हाँ क्योंकि जी, चीजें हो गई हैं। आई थिंक इट्स मोर देन इनफ बिल्कुल। अभी के लिए। मैं जो हूँ ना वो सिर्फ क्लोजिंग नोट आपसे एक चाहूंगा, और क्लोजिंग नोट के अंदर जो है ना वो आप बता दें कि आप किधर अवेलेबल हैं। आपका अपना कोई पर्सनल पेज है, आप अवेलेबल हैं, अगर कोई भी बच्चा आपसे सवाल डायरेक्ट पूछना चाहता है वो अगर आ जाए, और अगर हम जो है वो एक और सेशन भी आपके साथ करना चाहें तो आप पीएसएस पाकिस्तान से भी सवाल पूछ सकते हैं, और वो फिर आगे जो है ना आप तक पहुंचा देंगे। उससे पहले जो है ना वो मैं 2-3 चीजें बस बता दूं कि हमारे पास जो है ना वो हर टॉपिक की हर चीज से रिलेटेड जो है ना वो गाइडेंस गाइडेंस के लिए बुक्स होती हैं। लेकिन जैसे कि आपने कहा कि जो है ना ये काफी नहीं है, और स्टूडेंट को जो है ना वो अपनी चीजों के अंदर, अपनी आदत के अंदर और अपनी हैबिट्स के अंदर जो है ना वो ये सारी चीजें लेके आनी पड़ेंगी कि किस तरह जो है ना वो 1 साल 6 महीने या 8 महीने जितना भी उसके पास टाइम है उसमें वो तैयारी मुकम्मल कर दे। तो आपका क्लोजिंग नोट सर। मैं एस्पिरेंट से यही कहना चाहूंगा कि आप मेहनत करें और शॉर्टकट्स ना ढूंढें। आप जो हैं अपनी तैयारी को सिस्टमैटिकली करें, पूरा सिलेबस कवर करें, कोई टॉपिक ना छोड़ें और फ्लॉलेस तैयारी करें, परफेक्ट तैयारी करें। पेपर प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ज़्यादा काम करें। और मैं फेसबुक पे अवेलेबल हूँ। मेरा फेसबुक पेज भी है। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर। मैं वहाँ पे जो एस्पिरेंट्स एकेडमीज और मेंटोर्स नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए डिफरेंट मटेरियल्स भी शेयर करूंगा, नोट्स भी शेयर करूंगा, एंड यू कैन आस्क मी एनीथिंग डायरेक्टली एज वेल।